Hello friends, my name is CS Mayank Agrawal and I welcome you all in my lecture of economics. I hope you all are doing well. Guys, before starting my today's lecture, let me introduce myself with you guys. I am a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have opted teaching as my full-time career and I am your faculty for economics subject. I teach to the students of class 11th, 12th, CS, CMA Foundation, and my core subjects are economics, business management and jurisprudence interpretation and general law. So basically I teach theory subjects. अब बेटा बात करते हैं आज के टॉपिक की जिसका नाम है रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। अब जैसा कि आप लोगों को पता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट when the price increases the quantity demanded decreases and when the price decreases quantity demanded increases। आज हम लोग समझेंगे कि इस लॉ के पीछे कारण क्या है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वी हैव स्टडीड इन लॉ ऑफ डिमांड दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी। आज हम लोग जानेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब चूंकि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड चूंकि डिमांड कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है इसलिए कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए एक और लॉ एप्लीकेबल होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आम भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं तो जब एक कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाता है तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होते जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं एक रेस्टोरेंट में गया और मैं एक रेस्टोरेंट या ठेले में गया और मैंने एक समोसा खाया। जैसे ही मैंने एक समोसा खाया मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, मैंने कहा यार पेट भर गया, मजा आ गया। ठीक, उसके बाद मैंने दूसरा और एक और समोसा खाया, फिर तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया। जैसे ही पांचवा समोसा खाया मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ समोसा से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार क्या होते जा रही है बेटा, कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरा पेट भरता जा रहा है। तो पहले समोसा से जितनी सेटिस्फेक्शन मिली उतनी सेटिस्फेक्शन दूसरे से नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी, फिर तीसरे से और कम, चौथे से और कम। ये जो है इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड का कारण बनता है आइए वो समझते हैं। आप सभी को ये पता होगा, आप लोग मॉल में एक ऑफर देखते होंगे, बाय वन एंड गेट अनदर शर्ट एट 50% डिस्काउंट। ऐसा सुनते हो, गेट वन एंड परचेज अनदर एट 50% डिस्काउंट। मतलब आप मान लीजिए एक शॉप में गए और आपने कहा कि भैया मेरे को एक शर्ट दिखाना, उसने आपको 1000 रुपए की शर्ट दिखाई। अब आप 1000 रुपए की शर्ट से सेटिस्फाइड थे, आप बस इतना ही खरीदना चाहते थे, लेकिन उसको तो बेचना है। उसने क्या किया, आपको एक ऑफर दिया, भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप एक और शर्ट खरीद लीजिए। आपने पूछा क्या प्राइस है, उसने कहा 1000 रुपए। मैंने बोला नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक शर्ट ही खरीदना चाहता हूं और एक शर्ट में मतलब एक शर्ट जो है वो मुझे पसंद आ गई। तो उसने क्या कहा, एक काम कीजिए, आपको 1000 रुपए में नहीं खरीदनी है, एक काम करो आप दूसरा शर्ट 50% डिस्काउंट में खरीद लो, क्योंकि उसको तो सेल्स बढ़ानी थी और उसको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा, तभी वो आपको 50% डिस्काउंट में देने तक को तैयार है। इसका मतलब उस सेलर को ये लॉ ऑफ डिमांड पता था, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता थी कि एक एडिशनल यूनिट एक पर्टिकुलर कमोडिटी का लेने से आपकी सेटिस्फेक्शन कम होगी, तो आप दूसरे यूनिट के लिए उतना ही प्राइस नहीं देना पसंद करोगे जितना आपने पहले के लिए दी थी। तो आपने पहले के लिए 1000 रुपए दी थी, तो दूसरे के लिए आप 1000 से कम दोगे तभी आप खरीदोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सेलर ने कीमत घटाई आपने डिमांड बढ़ा दी। क्यों डिमांड बढ़ा दी? क्योंकि प्राइस कम हुआ। और प्राइस कम क्यों हुआ? क्योंकि उसको पता था कि एक कंज्यूमर उसी पर्टिकुलर कमोडिटी के एडिशनल यूनिट के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार नहीं है। So it states that as we consume more and more units of a particular commodity, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. Hence, the consumer will not be ready to pay the same price
वो सेम प्राइस या हायर प्राइस देने को तैयार नहीं होगा। देयरफॉर कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड ओनली व्हेन द प्राइस रिड्यूसेस। एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो, बाय वन एंड गेट 50% डिस्काउंट ऑन सेकेंड। ये ऑफर चलता है ना, ये इसी वजह से चलता है। उन लोगों को पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। अब जब भी आपको, अब लॉजिक कैसे, रटने की जरूरत नहीं, लॉजिक कैसे लगाओगे। लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ करना है, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन ढूंढना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। जब आपकी सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगी तो क्या आप सेम प्राइस देना पसंद करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, आप कम करोगे तभी आप क्वांटिटी बढ़ाओ। वो अगर प्राइस कम करता है तभी आप क्वांटिटी बढ़ाओगे। यस और नो? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट हो बेटा, ये नंबर मैंने दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। पहले व्हाट्सएप करना फिर कॉल करना। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ना इनकम ऑफ द कंज्यूमर से मेरा मतलब क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि इनकम बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड पे जो असर पड़ता है वो हम यहां पे बताते हैं। ऐसा नहीं है। चूंकि हम लोग रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम, प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या है? तो बेटा यहां पे हमें याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को चेंज करना है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अब यहां पे जो इनकम की बात हो रही है ना, वो एक्चुअल इनकम की बात नहीं हो रही है। मतलब जो आपकी इनकम बढ़ रही है ये बात नहीं हो रही। यहां पे बात हो रही है आपकी परचेजिंग पावर की। आपकी परचेजिंग पावर में अगर बढ़ोतरी या कटौती होती है तो किस प्रकार से डिमांड चेंज होता है, आइए देखते हैं। मान के चल, ये जो कहानी लिखी है इसको बाद में समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरी इनकम 1000 रुपए थी, ठीक, और उस टाइम पे प्राइस कितना चल रहा था एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, 20 रुपए। प्राइस कितना चल रहा था बेटा, 20 रुपए, जबकि इनकम कितनी थी, 1000 रुपया। तो मुझे बताइए कि मैं मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूं इस 1000 रुपए से? 50 y डिवाइडेड बाय p, दैट इज इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस, 50, ठीक। अब हुआ क्या, मेरी इनकम तो उतनी ही है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का रीजन ढूंढ रहे हैं और लॉ ऑफ डिमांड कहता है inverse relationship between the price of the given commodity and the quantity demanded of the given commodity keeping other factors constant। इसका मतलब इनकम ऑफ द गिवन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहां पे हम लोग इनकम को क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट। प्राइस लेकिन चेंज होगा, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। 1000 रुपए इनकम थी, 20 रुपए प्राइस था, मैं खरीद सकता था 50 यूनिट। इनकम अभी भी उतनी ही 1000 रुपए, लेकिन प्राइस कम हो गया, 10 रुपए हो गया घट के। अब मैं पहले 50 खरीदता था, अब 100 खरीद सकता हूं। तो मुझे पता है इनकम कांस्टेंट है, इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर जो है ना बेटा, परचेजिंग पावर, ये परचेजिंग पावर मेरी इंक्रीज हो गई। ये परचेजिंग पावर मेरी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। और किस वजह से इंक्रीज हुई, fall in the price, due to fall in the price. So real income or purchasing power of the consumer increases and hence there will be due to fall in the price of the given commodity, and hence the income of the demand of the consumer gets increased. I hope आपको ये दोनों अच्छे से क्लियर होगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए और कोई भी डाउट हो तो ऊपर दिया है, जैसे ही डाउट है तुरंत मैसेज करना, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं दो में होता है, एक तो इनकम इफेक्ट और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट से लोग समझते हैं कि इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है, वही रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, बल्कि ऐसा नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया। सिमिलरली जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं तो लोगों को लगता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड पे अफेक्ट पड़ती, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा रूल बताया है, व्हेनेवर वी आर एनालाइजिंग द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी वी हैव टू कीप द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एंड ओनली वी हैव टू कंसीडर द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यही यहां पे भी होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर ये कहानी अपने आप समझ आ जाएगी। मान लीजिए कि फ्रूटी
और माजा दोनों एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक, मैं मान लीजिए कि माजा का डिमांड का एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक, तो माजा मेरे लिए क्या हुई बेटा, गिवन कमोडिटी, जबकि फ्रूटी मेरे लिए क्या हुई, सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस, if the price of the given commodity increases, then it's a substitute, keeping the price of the substitute goods constant, then what will happen, the substitute goods become relatively cheaper। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए फ्रूटी की भी प्राइस 20 रुपए थी, माजा की भी प्राइस 20 रुपए थी। जब दोनों की प्राइस 20 रुपए थी तो माजा की डिमांड कितनी थी बेटा, 200 यूनिट। अब क्या हो रहा है कि माजा का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, वो 20 से कितना हो गया बेटा, 30 रुपए हो गया, वो 20 से कितना हो गया, 30 रुपए हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डिमांड है, और जबकि फ्रूटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फ्रूटी का प्राइस पहले भी 20 रुपए था, अभी भी 20 रुपए है। तो इससे क्या होगा कि माजा की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहले माजा पीते थे अब वो लोग फ्रूटी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रूटी सस्ता हो गया है। और चूंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मैं माजा पीऊं या फ्रूटी पीऊं। क्लियर है? ठीक, तो यहां पे जब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी बढ़ा जबकि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो रिलेटिवली क्या हो गया, चीपर हो गया। दैट इज द रीजन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डिक्रीजेस। आई होप इट इज क्लियर। वही लिखा है यहां पे, व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, the substitute goods become relatively cheaper and hence the demand of the given commodity decreases, and hence the demand of the given commodity decreases. I hope it is very clear to all of you. Next, additional customers, इसको हम लोग इसी से रिलेट करके देख सकते हैं कि क्या हुआ। मान लीजिए इसका जस्ट उल्टा लेते हैं, जब गिवन कमोडिटी की प्राइस में कमी आती है तो ना सिर्फ एग्जिस्टिंग यूजर्स अपना डिमांड बढ़ा देते हैं, बल्कि नए कस्टमर्स भी उसमें एड ऑन हो जाते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि माजा अपना प्राइस कम कर देता है। ठीक, 20 से कितना कर देता है, 10 कर देता है, जबकि फ्रूटी जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो अपना प्राइस क्या रखता है, 20 का 20 रखता है। तो अब क्या होगा कि माजा जो कि गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड एग्जिस्टिंग यूजर्स तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो पहले फ्रूटी पीते थे अब वो माजा पीने लगेंगे, तो नए कस्टमर्स ऐड हुए। तो जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस में कमी आती है तो ना सिर्फ एग्जिस्टिंग यूजर्स अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, बल्कि जो नए कस्टमर्स है वो भी एड ऑन होने लगते हैं, एंड हेंस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मींस व्हाट, मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है जिसके बहुत सारे यूज हैं, बट उसका प्राइस हाई होने की वजह से हम उसको सिर्फ लिमिटेड जगह यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं मिल्क का। मान लीजिए मिल्क जो है वो 40 रुपए किलो है। ठीक, अब मिल्क 40 रुपए किलो है और आप लोग क्या करते हो, 1 लीटर कंज्यूम करते हो और सिर्फ उससे चाय पीते हो। क्यों? क्योंकि बाकी दूध बचता ही नहीं है और आपका प्राइस भी बहुत हाई है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि मिल्क का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, 40 से घट के सीधा 20 रुपए हो गया। तो अब क्या होगा, अब आप चाय भी पियोगे, लस्सी भी पियोगे, दूध की बनी मिठाई भी खाओगे, छाछ भी पियोगे, मतलब आपने क्या किया, उस मिल्क की कंजम्पशन बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे यूज हैं। पहले आप प्राइस ज्यादा होने की वजह से सिर्फ लिमिटेड जगह यूज करते थे, अब आप उसको ज्यादा जगह यूज करोगे। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी having different uses decreases, its demand increases because now it can be put to different uses. For example milk, for example क्या बेटा, मिल्क। तो आई होप आप लोगों को रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आप इसे प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड की। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब जब भी किसी भी चीज को पूछता है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, तो हमेशा आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड समझना है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अब इसके एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ, एक्सेप्शन का मतलब होगा
कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी भी घटेगी। इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सेप्शंस के हिसाब से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, आगे बात करते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज गिफन पैराडॉक्स। फर्स्ट इज व्हाट बेटा? गिफन पैराडॉक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, ध्यान से सुनना। गिफन पैराडॉक्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, या given goods refers to the special kind of inferior goods which has a direct relationship between the price of the given commodity and the quantity demanded of the given commodity। मतलब क्या हुआ इसका? सर रॉबर्ट गिफन ने कुछ ब्रिटिश मजदूरों का कंजम्पशन पैटर्न ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग दो प्रकार के कमोडिटी कंज्यूम करते थे, पहला मीट और दूसरा ब्रेड या व्हीट, जो भी बोलो, ब्रेड हम लोग मान के चलते हैं। ठीक, कुछ बुक्स में पोटैटो दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग मान के चलते हैं ब्रेड और मीट। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्रेड का प्राइस कितना था? 20 रुपए। ये इमेजिनरी एग्जांपल है, प्राइस इमेजिनरी है, लेकिन जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला वो फैक्ट है। तो मान लीजिए कि प्राइस था कितना? 20 रुपए, और मीट की जो प्राइस थी वो कितनी थी? 200। ठीक, तो कहीं ना कहीं ब्रेड किसी भी हालत में मीट से तो बहुत सस्ता था। अब वहां पे जो वर्कर्स थे, वहां पे जो लेबरर्स थे, वो किस तरीके, उनका कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके का था कि वो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को या न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए दो प्रकार के गुड्स कंज्यूम करते थे, ब्रेड और मीट। अब हुआ क्या कि जब 20 रुपए था ब्रेड का पैकेट या 20 रुपए था ब्रेड, तो 5 यूनिट ऑफ या 5 पैकेट ऑफ ब्रेड वो लोग कंज्यूम करते थे सपोज। अब हुआ क्या, और कुछ अमाउंट वो लोग मीट का भी कंज्यूम करते थे ताकि न्यूट्रिशन बना रहे। अब क्या हुआ कि प्राइस जो है किसका? ब्रेड का, वो क्या हो गया? बढ़ गया। 20 से कितना हो गया? 40 हो गया। तो उन्होंने क्या किया, डिमांड घटाने की बजाय ब्रेड का डिमांड और बढ़ा दिया। ये देख के सर रॉबर्ट गिफन चौंक गए। उन्होंने कहा यार लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो प्राइस बढ़ रहा है ब्रेड का, उसके बाद भी उसकी डिमांड कम होने की बजाय बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वर्कर्स थे वो मीट में जितना खर्च करते थे उसको ना करके या उसको कम करके वो ब्रेड पे खर्च ज्यादा करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि ब्रेड जो है उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मीट के कंपैरिजन में ब्रेड एक इंफीरियर गुड्स था उनके लिए। तो यहां कहने का मतलब यह है कि गिफन पैराडॉक्स या गिफन गुड्स के केस में क्या होता है कि जब इंफीरियर, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है, तो कह सकते हैं कि जब गिफन गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब गिफन गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी। ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? गिवन कमोडिटी के प्राइस में और उसकी डिमांड में। दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? गिफन पैराडॉक्स। दूसरा एक्सेप्शन है स्पेकुलेशन। ना स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? जब कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले समय में प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, तो वो आज की डेट में भले ही बढ़ी हुई कीमत ही क्यों ना हो, वो डिमांड क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सो व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू इंक्रीज इन फ्यूचर, देन द करंट डिमांडेड इंक्रीजेस इवन एट हायर प्राइसेस एज कंपेयर टू द डिमांड एट लोअर प्राइस। नेक्स्ट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब वो गुड जिससे कि आपका शान बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है। मतलब द गुड्स विच प्रोजेक्ट द स्टेटस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द कंज्यूमर, दे डिमांड मोर एट हायर प्राइसेस। मतलब जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, जितनी डिमांड कम होगी उतना उनका कंजम्पशन कम होगा। क्यों? क्योंकि जितनी महंगी गुड्स उतना ही उनका प्रेस्टीज बढ़ता है। इस वजह से कॉन्स्पिशियस गुड्स आर कंसिडर्ड एज व्हाट बेटा? दे आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड।
So these are exceptions to the law of demand as its demand increases with the increase in the price. एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था डायमंड। लोग डायमंड इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो महंगी वस्तु है, लग्जरी को डिनोट करती है। ठीक, नेक्स्ट इज इल्यूशन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी कंज्यूमर क्या करता है कि उसे ये लगता है कि यार हाई प्राइस्ड गुड्स हैज अ बेटर क्वालिटी। होता है कभी कभी कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई सामान सस्ता है और कोई सामान महंगा है तो हमें लगता है कि महंगा सामान जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए महंगे सामान को भी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स हाई प्राइस्ड गुड्स में denote high quality to some people and that is the reason those persons demand the goods even at higher prices. तो आई होप आपको ये 4 एक्सेप्शंस क्लियर होगा। आप इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब 2 और बचा है, एक हमारा स्पेक्युलेटिव गुड्स और दूसरा हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। स्पेक्युलेटिव गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसके ऊपर सट्टा लगाया जाता है, जैसे कि शेयर्स, एक तरीके का लीगल सट्टा बाजार ही है शेयर्स। ठीक, तो अब मुझे बताइए, अगर आप शेयर बाजार में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं या थोड़ा सा भी अगर नॉलेज होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी प्राइस किसी शेयर के बढ़ते हैं या लगातार बढ़ते जाते हैं तो लोग उसे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं इस आशा के साथ कि वो फ्यूचर में और बढ़ेगा, और अभी जितना हम लोग ज्यादा खरीद के रख लेंगे फ्यूचर में उसे उतना ही रेट पे बेचा जा सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है क्योंकि लोग यहाँ पे हाई प्राइस पे भी ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। सो इन केस ऑफ शेयर्स पीपल डिमांड मोर व्हेन the price of the shares are increasing so as to earn more profit in the future. Next is bandwagon effect. Bandwagon effect is just like a demonstration effect, जिसको हम लोग देखी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी में सारे लोग कोई चीज को डिमांड कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, तो आप उनके स्टेटस से मैच करने के लिए आप क्या करते हो, आप भी वो कमोडिटी कंज्यूम करने लगते हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स में गोल्फ खेलना एक फैशन है और आप भी एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल का हिस्सा बन चुके हो, तो आप भी क्या करोगे, गोल्फ की एक्सेसरीज खरीद लोगे या उसकी डिमांड करोगे, भले ही वो कितनी भी हाई प्राइस क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का बैंड वैगन इफेक्ट है। आप दूसरों को देख के क्या करते हो बेटा, कंज्यूम करना चाहते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड भी कंप्लीट होता है। सो टुडे वी हैव लर्न 2 थिंग्स। फर्स्ट इज व्हाट, फैक्टर्स, reasons behind the law of demand, and second is exceptions to the law of demand. I hope it is very clear. अगर किसी भी प्रकार का आपको कभी भी डाउट होता है तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो 7001299951। बहुत बहुत धन्यवाद।